Good morning, students. I hope you all are fine at your home with your family members. ये जो वीडियो है वो लास्ट वीडियो है इस चैप्टर का। इससे पहले वाले वीडियोस में हमने जो भी एग्रीकल्चर की सीजन से लेकर, ठीक है, सीजनल क्रॉप से लेकर हमने उसमें जो इम्पोर्टेंट क्रॉप्स है, चाहे वो राइस हो, वीट हो, उसके अलावा प्लांटेशन क्रॉप जैसे शुगर कैन, उसके अलावा बेवरेज क्रॉप जैसे टी, कॉफी, इस तरह से सभी के बारे में हमने डिस्कस किया था। इस वीडियो में हम डिस्कस करेंगे द फाइबर क्रॉप्स। फाइबर क्रॉप्स में सबसे इंपॉर्टेंट क्रॉप है कॉटन। कॉटन, इसके जो कैरेक्टरिस्टिक्स है, ये क्या है, रॉ मटेरियल के रूप में काम देती है। किसमें? कॉटन इंडस्ट्री में। जो भी सूती कपड़ा है उसके बनने के लिए जो बेसिक नीड है वो है कॉटन। और ये कॉटन ही है जिसके लिए जो ब्रिटिशर थे, ठीक है, अंग्रेज थे, वो कहाँ आए थे? इंडिया आए थे। किसकी लालच में? कॉटन की लालच में। उन्होंने यहाँ से रॉ मटेरियल, यहाँ का कॉटन देखा जो कि बहुत बढ़िया था और यहाँ कॉटन की पैदावार भी बहुत ज्यादा होती थी, तो वो लोग इंडिया में आए और वहां पे सबसे पहले उन्होंने क्या किया? इंडस्ट्रीज बनानी शुरू की। ठीक है, उन्होंने कॉटन पहले खरीदा, उसके बाद यहाँ पर क्या धीरे धीरे इंडिया में क्या रहने लगे और उसके बाद यहाँ पे इंडस्ट्रीज भी बनाई। सबसे पहले कॉटन मिल जो है वो इंडिया में बनी थी 1854 के अंदर, मुंबई 1854। सेकंड जो थी वो अहमदाबाद में। और आज भी महाराष्ट्र, मुंबई, अहमदाबाद, गुजरात, ये एक हब बने हुए हैं किसके? कॉटन इंडस्ट्री के। तो कॉटन अपने आप में बहुत ही एक इम्पोर्टेंट रॉ मटेरियल है। और इंडिया भी की जो अगर हम बात करें इंडस्ट्री लाइन की, तो कॉटन इंडस्ट्री जो है वो सबसे पुरानी इंडस्ट्रीज में आती है इंडिया की। उसके बाद वर्ल्ड में इंडिया की सेकंड पोजीशन है आफ्टर चाइना। ठीक है, चाइना के बाद सेकंड नंबर पर कॉटन जो है पूरे वर्ल्ड में इंडिया में होता है। आज भी बहुत हद तक कॉटन एक्सपोर्ट होता है वर्ल्ड वाइड, स्पेशली यूरोपियन कंट्रीज में। कॉटन की पैदावार के लिए जरूरी क्या है? वो है ब्लैक सॉइल। इंडिया में जो डेक्कन प्लेटू है, ठीक है, आपने 9th में जरूर पढ़ा होगा, जो इंडिया का ये जो पार्ट है लास्ट का, ठीक है, ट्रायंगुलर शेप में है, जिसमें गुजरात से लेके महाराष्ट्र, कर्नाटका, तमिलनाडु, ये किस में आता है? डेक्कन प्लेटू में। और डेक्कन प्लेटू में मोस्टली कौन सी सॉइल मिलती है? ब्लैक सॉइल। तो इसलिए ब्लैक सॉइल होने के कारण जो सबसे ज्यादा कॉटन कहाँ होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, एमपी, कर्नाटका, तमिलनाडु। राजस्थान में भी सबसे ज्यादा अगर हम बात करें किस जिले में कॉटन होता है, तो वो हनुमानगढ़ डिस्ट्रिक्ट है। इसके बाद साथ ही इसके लिए क्लाइमेट कंडीशन जैसे हाई टेम्परेचर और लाइट रेनफॉल की नीड होती है। तो ये कॉटन एक बार दोबारा रॉ मटेरियल के रूप में काम करता है कॉटन इंडस्ट्री के लिए। वर्ल्ड में इंडिया की सेकंड पोजीशन है। उसके साथ ही ब्लैक सॉइल जो कि इसकी नीड होती है, इसलिए ब्लैक सॉइल को ब्लैक कॉटन सॉइल भी कहा जाता है। नेक्स्ट, हाई टेम्परेचर, हाई रेनफॉल जैसे क्लाइमेट कंडीशंस चाहिए। उसके बाद प्रोडक्शन सबसे ज्यादा कहाँ होता है? महाराष्ट्र, गुजरात, मध्य प्रदेश, कर्नाटका एंड तमिलनाडु। तो फाइबर क्रॉप में ये है कॉटन। नेक्स्ट है जूट। कॉटन के बाद जूट का नंबर आता है। इसे हम गोल्डन फाइबर भी कहते हैं। ठीक है, कौन सी क्रॉप को? जूट को। तो ये जो क्वेश्चन है ये बहुत बार आ भी चुका है और अच्छे से आपको याद अभी हो जाना चाहिए। ठीक है ना, अभी आप लॉक कर दो कि गोल्डन फाइबर कौन सी क्रॉप है? जूट। ठीक है ना। इसके बाद ये यूज, यानी जो जूट की जो खेती होती है, उसके बाद उसका यूज जैसे बैग बनाने में, मैट वगैरह, रोप्स, कारपेट,
ठीक है, इन सब चीज के लिए जूट का क्या होता है, यूज किया जाता है। इसके साथ ही इंडिया जो है सेकंड एक्सपोर्ट कंट्री है, यानी कि जूट को दूसरे देशों में एक्सपोर्ट करती है। ठीक है, अब फर्स्ट पर कौन है? नहीं, चाइना नहीं है, इस बार कौन सी है? बांग्लादेश। ठीक है, हाँ हाँ, बांग्लादेश, सही कहा मैंने कि सबसे ज्यादा बांग्लादेश जो है वो जूट को एक्सपोर्ट करता है। उसके बाद सेकंड नंबर पर इंडिया। अब बांग्लादेश की बाउंड्री इंडिया में अगर हम देखें, ठीक है ना, हाँ, इंडिया में जो बांग्लादेश की बाउंड्री है उसके सबसे टच में कौन सी स्टेट है हमारा? तो वो है वेस्ट बंगाल। ठीक है, बांग्लादेश, वेस्ट बंगाल। हालांकि ये पहले एक हिसाब से इंडिया का ही पार्ट था और बांग्लादेश और वेस्ट बंगाल एक ही थे, इनका पार्टीशन हुआ। तो वैसे ही जो वेस्ट बंगाल है वहां सबसे ज्यादा क्या होता है? जूट का कारोबार होता है, उसकी खेती होती है, उसके मटेरियल से यूज किया जाता है। एक चीज होती है कि जो इससे बने जितने भी प्रोडक्ट्स हैं, चाहे बैग हो, मैट हो, रोप्स हो, वो क्या होते हैं? अभी इतने ज्यादा महंगे तो होते नहीं, तो इसके लिए लगभग बहुत ही सस्ती लेबर चाहिए। ठीक है, जो, और आपको पता है वेस्ट बंगाल, बिहार, इस साइड क्या है? बहुत ज्यादा पॉपुलेशन है। बहुत ज्यादा पॉपुलेशन होने के कारण अनएम्प्लॉयमेंट ज्यादा है, तो इसके लिए यहाँ इस चीज का कारोबार भी ज्यादा होता है, किसका? जूट का। और सेम कंडीशन बांग्लादेश की है। ठीक है, वहां भी हाई पॉपुलेशन और अनएम्प्लॉयमेंट है, तो इसलिए फर्स्ट नंबर पर बांग्लादेश, सेकंड नंबर पर आपका इंडिया जूट को एक्सपोर्ट करता है। एक बार दोबारा, इसको गोल्डन फाइबर के नाम से जाना जाता है, यूज्ड इन बैग्स, मटेरियल, मैट, रोप्स, कारपेट। उसके बाद सेकंड एक्सपोर्ट कंट्री इंडिया है आफ्टर बांग्लादेश। सबसे ज्यादा इसका जो प्रोडक्शन होता है वो है वेस्ट बंगाल, बिहार एंड आसाम। इसके बाद जो नेक्स्ट टॉपिक है वो है टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल, कि जो मेथड हमारा पुराना मेथड था, किसका? जैसे हमारा फार्मिंग का, अब धीरे धीरे विद टेक्नोलॉजी उसमें क्या हो रहा है? कुछ ना कुछ इंप्रूवमेंट हो रहे हैं, और क्या क्या इंप्रूवमेंट होने चाहिए। ठीक है, जैसे जो लैंड रिफॉर्म के लिए 5 ईयर प्लान, देखो कोई भी गवर्नमेंट होती है, ठीक है, वो क्या करती है? जैसे गवर्नमेंट का जो कार्यकाल होता है वो कितने साल का होता है? 5 साल का। फॉर एग्जाम्पल जैसे बीजेपी की गवर्नमेंट है, तो हम क्या सोच रखते हैं? जैसे 2014 में इलेक्शन हुआ, उसके बाद 2019 में हुआ था। ठीक है, तो 5 साल का क्या होता है? उनका कार्यकाल होता है। ठीक है, वर्किंग पीरियड होता है। तो वैसे ही सेम वो क्या करते हैं? 5 साल की प्लानिंग बनाते हैं, योजना बनाते हैं, इसे प्लानिंग कमीशन भी कहते हैं। ठीक है, उसमें 5 साल का टारगेट होता है कि हमें क्या क्या करना है। तो उसके अंदर एग्रीकल्चर को क्या करना चाहिए? इन्वॉल्व करना चाहिए। ठीक है, 5 ईयर प्लान में एग्रीकल्चर को इन्वॉल्व करके उसमें हम क्या रिफॉर्म ला सकते हैं, क्या चेंजेस ला सकते हैं, उसमें कितना बदलाव हो सकता है। ओके, उसके बाद केसीसी, केसीसी यानी किसान क्रेडिट कार्ड। इसमें क्या होता है? फसलों का एक बीमा होता है, इंश्योरेंस होता है। जिस तरह से उनकी फसलें जब खराब हो जाती है तो एक किसान, एक फार्मर क्या बिल्कुल डिसअपॉइंटेड हो जाता है, हताश हो जाता है। उसके लिए जो जैसे केसीसी, अब हमारे इस एरिया में भी बहुत ज़्यादा इसका फायदा जो फार्मर्स है उनको मिल रहा है। नेक्स्ट एमएसपी, मिनिमम सपोर्ट प्राइस। गवर्नमेंट को भाई हाँ, इससे कम में वो फसल क्या होगी, उसका रेट नहीं हो सकता। एक मिनिमम सपोर्ट प्राइस गवर्नमेंट को, मतलब एक हर जो भी फसल है उसके दाम कम से कम वो गवर्नमेंट निर्धारित करे, जिससे क्या हो कि फार्मर को उसकी लागत का जो पैसा है वो उसको मिल जाए। ठीक है, नेक्स्ट है ग्रामीण बैंक लोन फैसिलिटीज और लो इंटरेस्ट, कि गांव में बैंक वगैरह बनाई जाए। ठीक है, जिससे क्या हो कि वो लोग बैंकों में जाए, उससे क्या हो कि लोन ले सके। हमने देखो कोई भी हमने पुरानी फिल्म या हमने जो स्टोरीज पढ़ी होती है उसमें क्या होता है कि एक गरीब किसान
कहाँ गया था, एक साहूकार के पास गया, जमींदार के पास गया पैसे लेने के लिए, ठीक है। उसके बाद वो उसका जो इंटरेस्ट रेट है बहुत ज़्यादा बढ़ा देता है और लास्ट में उसकी ज़मीन हड़प देता है, ठीक है। तो वैसा सा हमेशा हमने देखा है, सुना है। तो इसके लिए क्या ग्रामीण बैंक्स वगैरह उनका यूज क्या होगा कि जो फार्मर है डायरेक्ट किससे कनेक्ट होगा, गवर्नमेंट के साथ कनेक्ट होगा, उनसे पैसे लेगा और गवर्नमेंट क्या करे, उनसे लो इंटरेस्ट ले, ठीक है। जो इंटरेस्ट रेट है वो क्या हो, कम हो, जिससे क्या हो, अगर मान लो फसल खराब हो गई, बर्बाद हो गई, तो उसके बाद वो उसकी रिकवरी कर सकता है अगले साल, ठीक है ना। वो इंटरेस्ट क्या रहेगा उसमें, कम रहेगा। उसके बाद अवेयरनेस प्रोग्राम्स हम इसके लिए रेडियो वगैरह में टेक्निक को लेकर है कि किस तरह से कि जो टेक्निक्स है उनको बढ़ाया जाए एग्रीकल्चर में। देखो अब जैसे इतनी हमारा जो लैंड है वो इतना है, अगर हम पुराने मेथड से उसके ऊपर काम करेंगे तो हमें कितनी फसल हो रही है, और अब हम नई टेक्नोलॉजी के साथ करें तो उसमें समय टाइम भी कम बचे हमारा, ठीक है, और उसके साथ जो पैदावार हो, जो रिजल्ट है वो भी अच्छा मिले। इसके लिए उसमें सीड्स वगैरह बढ़िया होने चाहिए, बीज अच्छे होने चाहिए, खाद अच्छी होनी चाहिए, और उस जमीन में क्या पैदा अच्छे से हो सकता है। अगर हम इन टेक्निक्स को साथ में जोड़ दें तो क्या होगी, हमारे को उसका रिजल्ट क्या मिलेगा, और बढ़िया मिलेगा। तो इसके लिए अवेयरनेस प्रोग्राम्स है, स्पेशल जो रेडियो में चैनल भी बनाए हुए हैं, फार्मिंग मेथड्स को लेके वो अच्छे से बताते हैं कि इस जमीन में इस तरह से ये होना चाहिए, वो होना चाहिए, इस तरह से आप ये उगाओ, ठीक है। तो दोबारा से टेक्नोलॉजिकल एंड इंस्टीट्यूशनल में लैंड रिफॉर्म्स, जो 5 ईयर प्लान में वो एक सब्जेक्ट होना चाहिए। इसके ऊपर जो एग्रीकल्चर है उस टॉपिक को हमेशा उसके रिफॉर्मेशन के लिए लेना चाहिए। नेक्स्ट केसीसी, किसान क्रेडिट कार्ड, एमएसपी इसकी फुल फॉर्म भी आ जाती है आपके इकोनॉमिक्स में, इसके बारे में अच्छे से डिटेल में चैप्टर भी है। मिनिमम सपोर्ट प्राइस, उसके बाद ग्रामीण बैंक्स, लोन फैसिलिटीज और लो इंटरेस्ट रेट किसानों के लिए होना चाहिए। उसके बाद अवेयरनेस। लास्ट टॉपिक है कंट्रीब्यूशन ऑफ एग्रीकल्चर ऑफ द नेशनल इकोनॉमी। देश की जो राष्ट्रीय जो इकोनॉमी है उसमें एग्रीकल्चर का क्या योगदान है, क्या कंट्रीब्यूशन है। सबसे पहले तो जो एग्रीकल्चर है वो बैकबोन है, ठीक है, यानी रीढ़ की हड्डी है। पूरे एग्रीकल्चर जो है वो जो पॉपुलेशन है, इंडिया की इकोनॉमी है, ठीक है, वो कहीं ना कहीं 60 to 70% एग्रीकल्चर पर डिपेंड करती है, ठीक है। तो ये बैकबोन कहना इसको गलत नहीं होगा। नेक्स्ट, डोमेस्टिक प्रोडक्ट, जितने भी डोमेस्टिक प्रोडक्ट्स हैं लगभग एग्रीकल्चर के थ्रू ही आते हैं। नेक्स्ट, लिवलीहुड ऑफ द पॉपुलेशन, लोगों की आजीविका ही एग्रीकल्चर के थ्रू चलती है। उसके बाद रॉ मटेरियल में भी एग्रीकल्चर का बहुत हद तक यूज होता है, ठीक है। तो इसीलिए जो कंट्रीब्यूशन है एग्रीकल्चर का वो जो नेशनल इकोनॉमी में वो बहुत ज्यादा है, ठीक है। तो यहाँ आपका ये पूरा चैप्टर कंप्लीट होता है। इसमें आप और भी बहुत सारे पॉइंट ऐड कर सकते हो, किस तरह से एग्रीकल्चर का जो भी कंट्रीब्यूशन है, ठीक है ना, इकोनॉमी में। आपका ये चैप्टर यहीं खत्म होता है, स्टार्ट से लेकर लास्ट तक, ठीक है ना। इसको पूरा अच्छे से एक बार जितने भी वीडियोज है उनको आप अच्छे से देख लेना। उसके बाद जो भी मैंने आपके वर्कशीट जो क्वेश्चंस तैयार किए हैं उनको आप अच्छे से नोटबुक में आप कर लो और अच्छे से उनको लर्न कर लो, ठीक है। जितने भी वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चन बनते हैं या हमने डिस्कस किए हैं, ठीक है, वो आपको बढ़िया तरीके से याद होने चाहिए। हैव ए गुड डे, कीप लर्निंग, कीप प्रैक्टिसिंग।